नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा बुलेटिन में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। राहुल और प्रियंका को यूपी से टिकट देने का अनुरोध किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने अनुरोध किया है। यूपी से राहुल गांधी और प्रियंका को उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया गया। कांग्रेस की सीईसी की बैठक को लेकर के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई है। सीईसी सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर अपना फैसला छोड़ा है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। अमेठी रायबरेली सीट पर जल्द फैसला करने की मांग की गई है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर के बड़ी जानकारी। और ये बैठक अब खत्म हो गई है। हालांकि चर्चा अमेठी रायबरेली को लेकर के हुई है और ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बनाया जाए। हालांकि अंतिम फैसला कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर है। बाड़मेर में हरीश चौधरी को धमकी मिलने की जानकारी सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर हरीश चौधरी को धमकी देने की जानकारी मिल रही है। वीपी बना नाम के अकाउंट से धमकी दी गई है। पुलिस फिलहाल मामले को लेकर जांच कर रही है। बायतू से विधायक और कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश चौधरी को जान से मारने की धमकी दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, क्या है पूरा मामला? हरीश चौधरी को भी धमकी मिली है, इससे पहले रविंद्र सिंह भाटी को भी धमकी मिली। देखिए, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में जो त्रिकोणीय संघर्ष था, यहाँ पर दो समुदाय विशेष के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, इसी को लेकर के ये जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल हमने देखा कई बूथों पे आपसी झगड़े भी हुए। तो इसी को लेकर के, क्योंकि गांव में बैठा हुआ जो युवा है वो समझ नहीं पा रहा है कि वो सोशल मीडिया पे क्या लिख रहा है और इसके बाद में उसका रिएक्शन क्या हो सकता है। हालांकि बहुत गंभीर मामला है कि किसी भी नेता को आप इस तरीके के खुले मंच पर धमकी देना, ये अपने में बड़ा मामला है। इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। आरोपी जिसने भी ये कमेंट पास किया है उसकी पड़ताल की जा रही है। उसके आईपी एड्रेस के जरिए उसकी पड़ताल करके पुलिस इसका खुलासा करेगी कि आखिर ये लोग कौन है। क्योंकि जो भाटी को धमकी दी गई थी वो भी रोहित गोदारा के नाम से दी गई। तो ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में। और सोशल मीडिया जो है ये अपने आप में एक बड़ा टूल बनकर के आ रहा है। हरीश चौधरी को किसने धमकी दी है और अब इस पर अभी तक क्या पुलिस ने संज्ञान लिया है? कोई शिकायत दर्ज की गई है? देखिए, पुलिस के बाद पास में ये शिकायत पहुंच चुकी है। पुलिस जो जिस नाम से दी गई है उसका आईपी एड्रेस खंगाल रही है कि आदमी कौन है जिसके नाम से ये आईडी है। तो ये संभव तो पुलिस की जांच के बाद में चीजें निकल के सामने आएगी कौन है। लेकिन हाँ, ये जो धमकी मिली है उसके बाद में पुलिस सतर्क हो चुकी है और इस आईडी की जांच की जा रही है। तो बहरहाल हरीश चौधरी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, कोई बयान आया है इन धमकियों को लेकर के? देखिए, हरीश चौधरी जो है सीडब्ल्यूसी के मेंबर है और वो दिल्ली में है फिलहाल, वो मीटिंग में थे। तो अभी उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है। तो उनका कोई बयान सामने आता है तो जल्द सामने लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि वो दिल्ली में है तो उनका अभी तक कोई बयान सामने आया नहीं। बिल्कुल प्रेमदान, लेकिन जिस तरीके से ये धमकियों का सिलसिला बाड़मेर जैसलमेर में देखा जा रहा है, ऐसे में पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती है कि कैसे इस तरह के जो धमकीबाज हैं उन पर कार्रवाई हो, कैसे इस पर पार पाया जाए। देखिए, बिल्कुल पुलिस लगातार अपील भी करती आई है। अपने चैनलों के माध्यम से भी अपीलें हुई है कि इस तरीके के सोशल मीडिया पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने का युवा काम नहीं करे। क्योंकि युवा घर में बैठ करके वो उसको लगता है कि मैं घर में बैठ कर कुछ भी लिख रहा हूं, मैं पहचान नहीं पाऊंगा। कई ऐसी फेक आइडिया बनती है जिसके माध्यम से इस तरीके के कृत्य होते हैं। तो उसकी पहचान भी होगी। तो हम न्यूज 18 के माध्यम से भी आम जो जनता है उनसे अपील करेंगे कि इस तरीके की चीजों से बचा जाए। और ये अपने आप में आपसी सौहार्द जो बिगाड़ा जा रहा है बाड़मेर जैसलमेर का, ये आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल प्रेमदान, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। और वीपी बना नाम का ये अकाउंट है जिससे धमकी दी गई है हरीश चौधरी को। और अब इस अकाउंट की पड़ताल पुलिस कर रही है। बायतू से विधायक हरीश चौधरी, और यहां पर उनको जान से मारने की धमकी दी गई है।
तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बालोतरा से बड़ी खबर मिल रही है। रविंद्र सिंह भाटी को भी जान से मारने की धमकी मिली है। निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा के रविंद्र सिंह भाटी, उनको सोशल मीडिया पर धमकी दी गई। आज दिन में जब उनका लाइव चल रहा था सोशल मीडिया पर एक सभा के दौरान का, अपने समर्थकों को संबोधित करने के दौरान का, इस दौरान रोहित गोदारा के नाम से एक हैंडल की तरफ से उन्हें धमकी दी गई। तो बहरहाल इस पर भी पुलिस लगातार जांच कर रही है। तो बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने अपना धरना आज खत्म कर दिया। रविंद्र भाटी बालोतरा में एसपी ऑफिस के बाहर कई घंटे से धरने पर थे और भाटी बालोतरा में एसपी ऑफिस के बाहर अपने समर्थकों के साथ थे धरने पर। इसके बाद पुलिस प्रशासन से बातचीत हुई और बातचीत के बाद उन्होंने अपना धरना समाप्त करने का ऐलान कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। रविंद्र सिंह भाटी को जिनके आरोप थे कि उनके समर्थकों के खिलाफ लगातार अनर्गल बयानबाजी और मारपीट की घटनाएं हुई है, उस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसी को लेकर के रविंद्र भाटी ने धरना शुरू कर दिया था। पुलिस प्रशासन से बातचीत के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। तो वहीं टपुकड़ा के त्रिहीन डिलाइट रेजिडेंसी में मिले महिला और 4 बच्चों की 4 साल की बच्ची के शव की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। महिला और बेटी की हत्या उसके पति ने ही की थी। आरोपी दोनों की हत्या कर रात भर फ्लैट में शवों के साथ रहा और अगले दिन तैयार होकर बिहार भाग गया था। उसे बिहार के सिवान से पकड़ लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बिहार में दूसरी शादी की थी। इसके बाद पति पत्नी का झगड़ा हुआ और इसीलिए आरोपी ने पत्नी और बच्ची के मर्डर का प्लान बनाया। मामला भिवाड़ी के टपुकड़ा का है। थानाधिकारी भगवान सहाय ने जानकारी दी है कि हत्या 17 अप्रैल को की गई थी। महिला के पीआर पक्ष ने पति निशांत के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। उसकी लोकेशन ट्रेस करने के बाद आरोपी को सिवान से गिरफ्तार कर लिया गया। शनिवार को टपुकड़ा लेकर के आए हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है अलवर से, जहां पर पहले हत्या की गई बेटी और पत्नी की, उसके बाद जो हत्या का आरोपी है वो शवों के साथ रात भर सोता रहा। निशांत पांडे नाम का यह हत्यारा अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 24 तारीख की घटना है। हमारे को शाम को सूचना मिलती है त्रिहान सोसाइटी में बी ब्लॉक में एक हजार से प्लेट जो कि काफी दिनों से बंद था, तो उसके अंदर से कुछ बदबू आ रही थी और सूचनाकर्ता का ये कहना था कि मेरी जो साली है वो उसका परिवार अंदर रहता था, तो वो कई दिनों से प्लेट खुला नहीं है, तो कुछ आशंका थी उनको और ये आशंका होने से प्लेट बंद रहने से उच्च अधिकारियों को बताया गया और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराते हुए प्लेट को तोड़ा गया। और अब खबर गर्मी को लेकर के और ख़ासतौर पर प्रदेश के लोगों के लिए है, क्योंकि राजस्थान के लोगों को सावधानी की ज़रूरत है। प्रदेश में इस बार आसमान से आग बरसेगी। जी हां, गर्मी का कहर देखने को मिलेगा और तमाम रिकॉर्ड टूट सकते हैं। जानकारी इस बात की भी है। सावधान राजस्थान, आग बरसाएगा आसमान। राजस्थान में इस बार आसमान से बरसेगी आग। गर्मी ढाएगी कहर, टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड। आसमान से बरसेंगे शोले, कितने तैयार हम। देश भर में सर्वाधिक गर्मी झेलने वाले प्रदेश राजस्थान में इस बार तापमान का टेक और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 3 महीनों में औसत से ज्यादा तापमान रहने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग इस चेतावनी के अनुसार इस बार दिन के साथ साथ रातें भी मुश्किलें भरी हो सकती हैं। राजस्थान में इस बार सर्दी की तरह गर्मी भी कहर बरपाएगी। प्रदेशवासी अब आसमान से बरसने वाले शोलों के लिए तैयार हो जाइए। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। अगले कुछ दिन में आसमान से बरसते शोले तपती धूप और लू के थपेड़े पड़ने वाले हैं।
और सड़कों पर पसरा रहने वाला सन्नाटा राजस्थान की पहचान बनने वाला है। ये पहचान अभी और मजबूत होने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक इस बार राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का कहर अभी और बढ़ने वाला है। इस साल गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है। गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार दिन और रात का तापमान सामान्य से भी ज्यादा रहेगा। प्रशांत महासागर में लानीनो और हिंद महासागर में नेगेटिव IOD बना है। इनके कारण से इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में तापमान औसत से ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिन और रात का अधिकतम और न्यूनतम तापमान ज्यादा रहेगा। दिन में जहां गर्मी झुलसाएगी, वहीं रात को भी इससे राहत मिलने के आसार कम है। राजस्थान के कुछ जिलों में पारा अभी से ही ऊंचाई छू रहा है। गर्मी ढाएगी कहर, टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड। कोटा 38 डिग्री सेल्सियस, जालोर 37 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ 37 डिग्री सेल्सियस, फलोदी 37 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर 37 डिग्री सेल्सियस, जयपुर 36 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर 36 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर 36 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर 36 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में गर्मी के दिनों में आमतौर पर कुछ इलाकों में पारा 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर मौसम विभाग की ये चेतावनी सही साबित होती है तो इस बार गर्मी पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। गर्मियों के मौसम में राजस्थान में पेयजल की समस्या भी विकराल रूप धारण कर लेती है। इसके आसार इस बार भी जताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं बूंदी शहर के जैतसागर रोड स्थित परशुराम वाटिका में भीषण आग लगने से वाटिका में रखा टेंट का सामान जलकर राख हो गया। वाटिका में अचानक से आग लगने की सूचना मौजूद कर्मचारियों की ओर से कोतवाली पुलिस और नगर परिषद को दी गई, लेकिन नगर परिषद की दमकलों के देरी से पहुंचने की वजह से आग अपना भयावह रूप लेती हुई दिखाई दी, जिसके बाद वाटिका में रखा टेंट का सामान जल करके खाक हो गया। वाटिका में लगी भीषण आग को मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और नगर परिषद की दमकलों की ओर से बुझाने की कोशिश की गई। और आग की भयावहता आप इस बात से समझ सकते हैं कि कैसे दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। और फिलहाल बूंदी में अग्नि का तांडव देखने को मिला है। परशुराम वाटिका में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि दमकल मौके पर मौजूद है, पहुंच चुकी है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की गई। और इसी बीच अजमेर से खबर, जहां कंचन नगर स्थित मस्जिद में मौलाना की हत्या मामले को लेकर मुस्लिम समाज के साथ ही क्षेत्रवासी अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंचे और लोगों ने अपना विरोध जताते हुए जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। इस दौरान एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा लोगों को दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस थाना रामगंज के इलाके में एक मौलवी मोहम्मद माहिर सन ऑफ मोहम्मद असलम, जिनकी उम्र 32 साल है, जो मदनी मस्जिद कंचन नगर में रामगंज के थाना एरिया में आती है, वहाँ पर मौलवी थे, जिनको रात के वक्त सोते वक्त कोई 3 हमलावरों ने, जैसा कि उनके प्रत्यक्षदर्शी पास में बच्चे सो रहे थे वो बता रहे थे, और हमला करके चोट मारकर भाग गए। तो भले ही प्रदेश में लोकसभा चुनाव की गर्माहट कुछ कम हो गई हो, लेकिन बीकानेर की सालों पुरानी रेलवे फाटक की समस्या को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी में सियासी बवाल मच गया है। रिपोर्ट देखिए। रेल फाटक बंद होते ही थम जाता है शहर। कई समय पर नहीं पहुंच पाते दफ्तर, तो किसी की परीक्षा जाती है छूट। एम्बुलेंस में सांसों की डोर जाती है टूट। 4 दशक से हो रहा इंतजार। बीकानेर की सुध लो सरकार।
दिन का वक्त, रोजी रोटी की आपाधापी, तभी ट्रेन की आमद की इत्तला पर रेल फाटक बंद हो जाता है। आप कहेंगे ये भला कौन सी समस्या है, हर आदमी को इस समस्या से दो चार होना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ बात इतनी भर नहीं है। जी हाँ, बीकानेर में रेल फाटक ऐसी समस्या बनी हुई है जो पिछले 40 सालों से भी ज्यादा वक्त से चली आ रही है। 40 सालों से, इसीलिए कि जिस वक्त रेल लाइन डाली गई तब ये शहर की जरूरत थी, लेकिन धीरे धीरे शहर का विस्तार हुआ और अब वो रेल लाइन शहर के बीचों बीच हो गई है। 40 से 42 साल पहले इसके समाधान को लेकर चर्चा शुरू हुई, लेकिन आज भी ये चर्चा तक ही सीमित है। दरअसल शहर के परकोटे से बाहर कोर्ट गेट से निकलते ही 2 रेलवे लाइन है जो शहर को 2 भागों में बांटती है। दिन में करीब 56 बार रेलवे फाटक कभी मालगाड़ी तो कभी रेलगाड़ी गुजरने के चलते बंद होता है, जिससे शहर 2 भागों में बंटकर रुक सा जाता है। ये कई वर्षों से चली आ रही है समस्या, जिससे काफी लोगों को परेशानी हो रही है। तो आगे मतलब किसी भी सरकार का आना हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें लाभ होना चाहिए और समस्या का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। दरअसल कोटगेट TM रोड बीकानेर का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। शहर के प्रमुख बाजार के रूप में बीकानेर का ये 1 किलोमीटर क्षेत्र खरीदारी का केंद्र है। शहर के अंदरूनी क्षेत्र से मुख्य बाजार होते हुए कलेक्ट्रेट सहित तमाम सरकारी कार्यालय इस फाटक को पार करने के बाद ही आते हैं। फाटक बंद होने से कभी बच्चे परीक्षा देने नहीं पहुंच पाते, कभी कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंच पाते और कभी कभी तो एम्बुलेंस भी फंस जाती है। भीड़ जो है परवशी हो गई है आम लोगों के लिए। इसका हल अब कोई निकलना चाहिए। जनता को कोई मतलब नहीं है, अंडरपास बने चाहे बाईपास बने चाहे ऊपर बने, इस फाटकों की समस्या से लोग निजात पाना चाहते हैं। इसको राजनीति से ऊपर उठ के आम जनता के लिए आवाज उठानी चाहिए नेताओं को, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। हर चुनाव में रेल फाटक मुद्दा रहता है। समस्या से निजात दिलाने के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन चुनाव निकलते ही नेता और पार्टियां इस मुद्दे को भूल जाती हैं। सत्ता गंवाने के बाद बीडी कल्ला एक बार फिर मुद्दे पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी विधायक जेठानंद व्यास इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। 4 महीने सरकार के आने के बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कुछ लोग बिना अधिकार के अनधिकृत रूप से कहते हैं इसको ऐसा कर दो वैसा कर दो, एलिवेटेड रोड बनाओ, तो उसके लिए बजट तो दो। बिना बजट के कैसे बनेगा? सरकार बदली, मैं एमएलए बना तो बनते ही मैं इसको लेके कलेक्टर साहब से मिला। तत्काल जो कलेक्टर उनसे मिला, मैंने उनको कहा कि अगर अंडरपास बनता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो समस्याएं सामने खड़ी है उनका मुझे हल बता दो। कांग्रेस रेल बाईपास की वकालत करती है तो बीजेपी एलिवेटेड रोड के पक्ष में तर्क गढ़ती है, लेकिन करता कोई कुछ नहीं। इसीलिए जनता ये मान चुकी है कि नियत सही हो तो दोनों ही पार्टियां चुटकी बजाते समस्या का समाधान निकाल सकती हैं। पिछले लंबे समय से राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आम जन को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखने वाली बात अब यह होगी कि भाजपा और कांग्रेस में ठनी ये लड़ाई कब रुकती है और आम जन को कब तक इसका फायदा होता है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और इसी बीच सिरोही से बड़ी खबर, जहां पर गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है। ड्रग बनाने वाली लैब का भंडाफोड़ किया है। गुजरात एटीएस ने 45 करोड़ की MDMA ड्रग्स यहां से बरामद की गई है। सिरोही पुलिस, गुजरात एटीएस और एनसीबी जोधपुर की बड़ी कार्रवाई। कैलाश नगर इलाके में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। ये तस्वीरें सिरोही की आपके सामने हैं, जहां पर किस तरीके से ड्रग्स बनाई जा रही थी। ये पूरी की पूरी फैक्ट्री काम कर रही थी, इसका भंडाफोड़ किया गया है। गुजरात एटीएस के साथ स्थानीय पुलिस का भी सहयोग रहा और जोधपुर एनसीबी की टीम भी यहां पर मौजूद रही। तो 45 करोड़ की MDMA ड्रग्स यहां पर निर्मित की जा रही थी, जिसका भंडाफोड़ टीमों ने किया है। उधर दौसा जिले की मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने युवक की हत्या के मामले का खुलासा किया है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना इंचार्ज गौरव प्रधान ने जानकारी दी कि मृतक बत्तूलाल और आरोपी जितेश मीणा ने करीब 6-7 साल पहले टेंट हाउस का बिजनेस पार्टनरशिप में शुरू किया था। मृतक बत्तू का आरोपी जितेश के घर आना जाना बना रहता था और पैसे के लेन देन चल रहे थे। करीब 15 दिन पहले मृतक बत्तू आरोपी जितेश मीणा के घर आया।
यहां पर उसकी पत्नी अकेली थी, इसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी विवाद हुआ। अवैध संबंधों के संदेह को लेकर उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक उसे खेत पर ले जाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने बालाजी थाना इलाके के ही ब्रह्माबाद निवासी जितेश मीणा, रामनाथ उर्फ पायलट मीणा, विकास मीणा और अशोक मीणा को गिरफ्तार किया है। में अज्ञात मुलजिमानों द्वारा मृतक के भाई पर अवैध कट्टे से फायर करके मृत्यु होना बताया है, जिस पर श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा 5 टीमें गठित की गई। 5 टीमों द्वारा आपसी सामंजस्य से परंपरागत पुलिसिंग का सहारा लेते हुए और तकनीकी माध्यम से प्रकरण में 4 मुलजिम चिन्हित किए, उनकी पहचान की गई, जिनको डिटेन कर बाद अनुसंधान आज 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए सरकार डॉक्टर्स को एनपीए यानी कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस देती है, लेकिन एनपीए उठाने वाले डॉक्टर अपने घर और निजी क्लिनिक में फीस लेकर रोगियों को देख रहे हैं। अलवर के गोविंदगढ़ में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर एनपीए लेने के बावजूद अपने निजी आवास पर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वो भी पैसे लेकर उन मरीजों को निजी अस्पतालों में ड्रिप चढ़ाने और इंजेक्ट करने के लिए भेज रहे हैं। दोपहर बाद ड्यूटी डॉक्टर जानबूझकर हॉस्पिटल से गायब हो जाते हैं, इसलिए मरीजों को मजबूरी में उन्हें घर पर दिखाना पड़ता है। जबकि चिकित्सा विभाग ने एनपीए उठाकर बाहर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हुए हैं और एनपीए उठाने वाले डॉक्टर्स के नाम अस्पतालों में सार्वजनिक करने के भी निर्देश हैं। तो वहीं उत्तर पश्चिमी रेलवे ने अपनी आखिरी मीटर गेज रेल लाइन मावली जंक्शन कामली घाट को अब बंद कर दिया है और अब ये इतिहास में दर्ज हो गई है, हेरिटेज में से शामिल किया गया। हालांकि राजस्थान के हेरिटेज को संभालते हुए मीटर गेज के थोड़े हिस्से को यादगार के तौर पर हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। यह हिस्सा मारवाड़ से देवगढ़ मदरिया के बीच आता है। अब यह मीटर गेज हेरिटेज का हिस्सा होगा। देवगढ़ से नाथद्वारा तक पूरी रेलवे लाइन में अमान परिवर्तन कर उसे ब्रॉडगेज में तब्दील किया जा रहा है। अंतिम मीटर गेज खंड जो कि मारवाड़ से मावली का बीच है, इसको हम आंशिक रूप से अमान परिवर्तन यानी कि मीटर गेज से ब्रॉडगेज कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इसमें मारवाड़ से लेकर देवगढ़ मदरिया का जो खंड है उसको हम हेरिटेज के रूप में रख रहे हैं। ये हेरिटेज सेक्शन हमने इसको नामित किया है क्योंकि इसमें बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता है और यात्री उपलब्धता के अनुसार से हम इसमें वैली क्वीन हेरिटेज स्पेशल का संचालन भी कर रहे हैं। तो राजस्थान मतलब सिर्फ मॉन्यूमेंट नहीं होता, यहाँ स्वाद और मिजाज का भी एक भरा पूरा खजाना है जिसे ज्यादातर लोग अनजान हैं और इसीलिए समय निकालकर आप आइए और एक्सपीरियंशियल टूरिज्म से खुद को समृद्ध कीजिए। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।